हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के 3 अंकों के आईएमपी क्वेश्चन। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा बार ये 10 सालों में, पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चंस के मैं आपको क्वेश्चन ही नहीं, साथ में उसके सॉल्यूशन भी लेके आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके कम से कम नहीं तो 12 नंबर तो आपके पक्के हो ही जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि आईएमपी क्वेश्चंस हैं और मैंने ऐसे ही नहीं बनाए हैं, पिछले 10 सालों के पेपर को देखा है, उसके बाद मैंने इन वीडियो को बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, देखिए, मृदा परिच्छेदिका से क्या तात्पर्य है? मृदा परिच्छेदिका होता क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो मिट्टी की जो परतें होती हैं, आपको पता है जब हम मिट्टी खोदते हैं तो कई परतें निकलती हैं। बहुत गहराई में क्या होता है, कहीं मिट्टी, कहीं कौन से, और थोड़ी और गहराई पे खोदते हैं तो क्या है, पहले मिट्टी निकलती है, उसके बाद कंकड़ निकलते हैं, ठीक है, उसके बाद और पे ज़्यादा पत्थर निकलता है। तो ये क्या होती है, मिट्टी की इसमें क्या होती है, परतें होती हैं। तो इन परतों को क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है, ठीक है। तो परतों के विन्यास को ही, यानी उसके बंटवारे को ही क्या कहा जाता है? मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। क्लियर? तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या लिखा है, मृदा के क्रमिक मतलब एक के बाद एक, क्रमिक क्षैतिज परतों के विन्यास और उनकी स्थितियों को दिखाने वाली ऊर्ध्वाधर काट, क्योंकि जो काट होती है वो किस तरीके से दिखते हैं, हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, कि को क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। मृदा परिच्छेदिका में कितनी परतें होती हैं? 4 परतें होती हैं। पहली है यहाँ पे ऊपरी मृदा, जिससे दूसरी है उपमृदा, और तीसरी अपक्षयित मूल चट्टान, और चौथी है मूल चट्टान, ठीक है। तो आप इनको याद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन है, मानव जीवन में मृदा का महत्व समझाइए। अब मानव जीवन में आपको पता है मृदा का क्या महत्व है, क्योंकि मिट्टी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे यहाँ पे मानव जीवन में मृदा का बहुत अधिक महत्व। क्लियर? अब मृदा के बिना मानव के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तो आप जानते हो, मृदा के बिना क्या है, ना तो पानी, ना खाना, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, मानव जीवन की कल्पना कहाँ से हो सकती है, ठीक है। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त प्राणियों को भोजन किससे प्राप्त होता है? मृदा से प्राप्त होता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में इसका उत्तर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर आपको ये आंसर भी पसंद आ रहा है तो इन आंसर को भी नोट करते जाइए, ठीक है। अगर आप इन क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन रट जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, जल संरक्षण के प्रमुख उपाय क्या हैं? जल संरक्षण यानी जल को बचाने के प्रमुख उपाय क्या क्या हैं? तो आपको पता है, वर्षा जल को हम क्या कर लें, इकट्ठा कर लें। तो पहला है यहाँ पे, वर्षा जल का क्या करना चाहिए? जल संग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, जल का अपव्यय नहीं करना चाहिए। अपव्यय का मतलब होता है फालतू पानी को फैलाना चाहिए। जैसे नल चल रहा है तो उसको चलता ही जाने छोड़ दिए, यानी कोई यूज़ नहीं है फिर भी पानी ऐसे बह रहा है, तो अपव्यय पर रोक लगानी चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, जल को प्रदूषित होने से बचाने के लिए उद्योगों को नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। सही है कि नहीं? यानी जल जो प्रदूषित हो जाता है, आपको पता है जो कई उद्योग क्या करते हैं, नदियों में क्या है, अपने जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कई केमिकल निकलते हैं कि नहीं फैक्ट्रियों से, उनको क्या है नदियों में फेंक देते हैं, तो नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो इससे कि तो क्या है, उन उद्योगों को क्या करें, नदियों से दूर स्थापित कर देंगे तो जल प्रदूषण क्या होगा, कम से कम होगा। तो ये हैं इसके 4 उपाय, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है? बताइए। यानी कि वर्षा का जल है उसे इकट्ठा क्यों करना जरूरी है, बताइए। तो आपको पता है कि गर्मियों में कितनी पानी की कमी आती है। तो इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए, इस कमी को हम कैसे, इसकी कमी ना आए, तो इसके लिए क्या करना होगा, हमको जो बरसात में जो पानी बरसता है उसको क्या करना होगा, इकट्ठा करना होगा। ये कमी क्यों आ रही है? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि अधिक होने के कारण, पूर्ति के साधनों की कमी के कारण, यानी कि क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और जो जल के संसाधन हैं, जल संसाधन हमारे जहाँ से हमको जल प्राप्त होता है, वो संसाधन बहुत कम है। तो हम क्या करें, पानी को भी इकट्ठा कर ले तो ये हमारे काम में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, विद्युत प्रदाय पूरी तरीके से विद्युत पर नहीं, यहाँ पे आपको जल लिखना है, ठीक है, जल पर निर्भर है, ठीक है। यानी कि जो बिजली जो बनती है पूरी तरीके से किस पे है, जल से ही बनती है, ठीक है। तो इसीलिए पानी का संग्रहण बहुत ज़रूरी है। तीसरा, मानव जीवन की मूल आवश्यकताएं, ठीक है, जैसे कि पीने का पानी, कपड़े धोने के लिए, और भी कई काम है, उन सभी के लिए क्या है, जल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वर्षा जल का संग्रहण करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। और जो भी आप कमेंट्स करना चाहें वो कमेंट भी कर सकते हो, जो भी आप टॉपिक्स चाहें उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बताइए, वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो क्या है, वन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ये तो आपको पता ही है।
संरक्षण का मतलब होता है वनों को बचाना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो ऐसा बताया जाता है कि पहले तो वन कितने थे, पूरे पृथ्वी के 1/4 भाग पर क्या है, वन पाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने क्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों को काटना शुरू कर दिया, और वनों को काटना शुरू कर दिया तो आज की डेट में अगर बात करें तो पूरे 15% भाग पर वन पाए जा रहे हैं, यानी बहुत 10% की क्या आ गई, कमी आ गई, ठीक है। अब क्यों जरूरी है वनों का, ये तो हो गया वनों की स्थिति, पहले कैसी थी अब कैसी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जल वनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्यों वनों को बचाना जरूरी है। तो आपको पता है वन जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हीं की वजह से जो बारिश होती है वो उन्हीं की वजह से आती है। तो क्या है, वन वर्षा को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल है, आपको पता है जितने भी वन्य प्राणी हैं, जो जानवर हैं बेचारे, वो कहाँ रहेंगे, घरों में तो रहते नहीं हैं, वो कहाँ रहेंगे, वनों में रहेंगे कि नहीं। तो इसलिए वनों का संरक्षण बहुत जरूरी है, वनों को बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे वनों की मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ठीक है। मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे फर्नीचर वगैरह ये सब, ठीक है, फल वगैरह कई चीज़ें होती हैं, कई जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो कहाँ से, वनों से ही प्राप्त होती है। इसीलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सभी क्वेश्चंस को आपको नोट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वनों पर आधारित उद्योगों के नाम बताइए, यानी कि जो ऐसे उद्योग जो वनों पर आधारित हैं, जिनको कच्चा माल कहाँ से मिलता हो, वनों से। तो ठीक है, तो वे उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है वन आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि दिया सलाई उद्योग, लाख उद्योग, जड़ी बूटी उद्योग, गोंद उद्योग और चमड़ा उद्योग, ठीक है। ये सभी वनों पर आधारित उद्योग हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वन वर्षा को यहाँ पे कैसे नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखिए, कैसे नियंत्रित करते हैं वन जलवायु को। तो देखिए, वन ठंडी जलवायु के प्रवाह को क्या करते हैं, रोकते हैं, और गर्म और तेज़ हवाओं के प्रवाह को क्या करते हैं, कम करते हैं। यानी कि ठंडी को रोकते हैं, ज़्यादा ठंडी होती हैं उनको, और जो तेज़ हवाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, उसके प्रवाह को कम करते हैं। इससे जलवायु जो है वो समशीतोष्ण बनी रहती है। समशीतोष्ण का मतलब होता है ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म। और क्या करते हैं, वन बादलों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपको पता है कि वनों को क्या कहा जाता है, वर्षा का संचालक कहा जाता है। उसका कारण यही है क्योंकि वन जो हैं वो बादलों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा होती है। अतः इस प्रकार जल और जो वन है वो जलवायु को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, सामाजिक वानिकी योजना क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो है आने वाला है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता है ये क्वेश्चन। तो क्या है सामाजिक वानिकी योजना है क्या, तो मैं यहाँ पे बता दूँ, सामाजिक वानिकी योजना जो है वो एक वृक्षारोपण की योजना है। वृक्षारोपण समझते हो, पौधे लगाने की योजना है। इससे क्या होता है, इससे जो होता है कोई भी जगह होती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाती है, ठीक है, और वातावरण जो है वो प्रदूषित कम होता है। तो क्या है, सामाजिक वानिकी योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त, विश्व बैंक से सहायता प्राप्त का मतलब होता है इसके लिए विश्व बैंक से पैसा जो है वो आता है वृक्षारोपण करने के लिए, वृक्षारोपण की योजना है, ठीक है। तो क्या है, विश्व सामाजिक वानिकी योजना विश्व बैंक से सहायता प्राप्त वृक्षारोपण की एक योजना है, जिसके अंतर्गत खेत की मेड़, रेल लाइन के किनारे, सड़कों के किनारे क्या किया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है। बहुत ही सिंपल, आप इसको याद कर सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन, खनिज पदार्थ का क्या महत्व है। खनिज पदार्थ का क्या महत्व है बताइए। तो आप जानते हो भूगर्भ से निकलने वाले जो भी पदार्थ हैं उनको क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ कहते हैं। उनका क्या महत्व है, आपको खनिज औद्योगिकरण का आधार है। दूसरा क्या है, खनिजों से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे मशीनें संचालित होती हैं। तो आप इसको लिख दोगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी 3 नंबर के क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चन को नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता के कोई 3 कारण बताइए। सांप्रदायिकता के कोई 3 कारण बताइए। तो सांप्रदायिकता के 3 कारण कौन कौन से हैं। नंबर 1 राजनीतिक स्वार्थ, नंबर 2 अशिक्षा, नंबर 3 भ्रामक प्रचार, नंबर 4 उदासीन रवैया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। नशे पर क्यों प्रतिबंध होना चाहिए बताइए। तो आपको पता है नशे पर क्यों प्रतिबंध, नशे से क्या होता है आपको पता है, कई परिवार नशे से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो क्या है, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहेगा, यानी कि उसको ज़्यादा बीमारियां नहीं होंगी। नशे से क्या हो जाता है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है,
ठीक है। दूसरा क्या है, मादक पदार्थों पर होने वाले व्यय पर रोक से, यानी जो मादक पदार्थों यानी किसी भी नशे की चीज़ को खरीदने के लिए वो व्यक्ति क्या कर देता है, जितने पैसे खर्च कर देता है उन पैसों से क्या होगा, शरीर वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, तो उससे क्या होगा, परिवार की आर्थिक स्थिति संपन्नता बढ़ेगी उसके, यानी पैसे वाला परिवार बढ़ेगा। तीसरा, आपराधिक घटनाएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। नशे में इंसान क्या कर देता है, कई आपराधिक घटनाओं को क्या है, अंजाम दे देता है। तो जब वो नशा नहीं करेगा तो आपराधिक घटनाएं जो है अपने देश में क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसलिए हमें क्या है, नशे पर पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अगले की, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, बताइए। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि होना। ठीक है, यानी लोगों का बहुत ज़्यादा होना। तो क्या है, जब जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, यानी कि जॉब की कमी पड़ रही है। इतने लोग हैं कि हमारी सरकार क्या है, जॉब नहीं दे पा रही। ठीक है, आप कहीं पे भी बस स्टैंड पे खड़े हो तो उस बसों में जहाँ पे 40 लोग आने चाहिए वहाँ पे कितने हैं, 170 लोग, 60 लोग, इस तरीके से भरे हुए हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उस क्षेत्र में जो है वो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और संसाधन बहुत कम है। तो इस स्थिति को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। क्लियर। तो जनसंख्या विस्फोट आपको समझ में आ गया कि जब जनसंख्या इतनी तेज़ी से तेज हो जाती है कि देश में उपलब्ध संसाधन आवश्यकताओं की उनकी पूर्ति नहीं कर पाते, तब इस स्थिति को क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास के सारे प्रयासों को क्या कर देती है, विफल कर देती है। जो भी सरकार के जो प्रयास होते हैं, जो नई योजनाएं होती हैं, उन सब को ध्वस्त कर देती है, क्योंकि जनसंख्या लोग ही इतने हो जाएंगे, रोजगार भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या विस्फोट के प्रमुख कारण बताइए। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, जनसंख्या विस्फोट का मतलब है जनसंख्या वृद्धि क्यों बढ़ रही है। तो पहला है मृत्यु दर में कमी। लोगों की क्या है, लोग जिस स्पीड से उनका जन्म हो रहा है बच्चों का, उस स्पीड से उनके जो लोग हैं उनकी मृत्यु नहीं हो रही, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनके जो जीवन औसत जीवन है वो क्या है, बढ़ गया है। तो इस कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो क्या है, मृत्यु दर में कमी, अशिक्षा तथा निम्न जीवन स्तर। ठीक है। तीसरा है विवाह की अनिवार्यता, लोग विवाह को वो जरूरी मानते हैं। ठीक है। चौथा है ऊंची जन्म दर, यानी कि ज़्यादा 4-4, 5-5 बच्चे करना, ये भी ऊंची जन्म दर माना जाता है। उसके बाद आता है यहाँ पे क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, देखिए जिस तरीके से हर इंसान की क्या होती है, इनकम होती है, वो पैसे कमाता है, उसी तरीके से हमारे जो देश है, हमारा देश का जो शासन है वो भी क्या करता है, पैसे कमाता है। कई जैसे उनकी कई सरकारी कंपनियां हैं, जैसे सरकारी हॉस्पिटल हैं, रेल विभाग है। ठीक है, तो ये सब भी इनके द्वारा क्या होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, जो टैक्स मिलता है, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देश की कुल आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। इससे देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़कर क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। दो चीज़ों को, वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसे जोड़कर ज्ञात किया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय की गणना एक वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च में की जाती है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न आता है, प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो प्रति व्यक्ति आय आप जानते हो क्या होती है। तो जब हम क्या करें, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत है कि यानी कि किसी भी देश की जो व्यक्ति हैं उनकी सालाना आय कितनी होनी चाहिए, साल की जो उनकी सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दें वो कैसे ज्ञात की जाती है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को वहाँ निवास करने वाली कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। क्लियर, समझ में आया। तो क्या है, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को वहाँ निवास करने वाली कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे ही क्या कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय का ये सूत्र है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। बताइए सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि अपने धर्म को सबसे बड़ा मानना और के धर्म को क्या मानना, नीचा मानना। ठीक है, तो हम याद करेंगे, अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथ और संप्रदाय से घृणा की दृष्टि से देखना ही क्या कहलाता है, सांप्रदायिकता कहलाता है। क्लियर, याद हो जाएगा। उसके बाद है मादक या नशीले पदार्थ किसे कहा जाता है। तो देखिए, वे पदार्थ जिनके सेवन से मस्तिष्क क्या हो जाए, शिथिल हो जाए। शिथिल मतलब दिमाग काम करना छोड़ दे, रक्त का संचार तेज हो, यानी कि एकदम से धड़कन तेज हो जाए, और उत्तेजना में क्षणिक आनंद की अनुभूति हो, और इतने ज़्यादा एक्साइटमेंट हो कि हमको ऐसा लगे कि बहुत अच्छा लग रहा है। नशे में यही होता है कि इंसान के क्या है, दिमाग काम करना छोड़ देता है और उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। इसे क्या कहते हैं, मादक पदार्थ कहते हैं। क्लियर, मादक पदार्थ या नशीले पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन, बेरोजगारी का क्या अर्थ है।
तो बेरोजगारी से आज से ऐसी स्थिति से है जिससे व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार होता है लेकिन उसे कार्य नहीं मिलता, तो इसे क्या कहते हैं? बेरोजगारी कहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।